हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि स्वस्थ और मस्त होंगे तथा अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे होंगे। राजस्थान ज्योग्राफी की ये कक्षाएं आपकी तैयारी को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होगी। चलिए बिना समय गंवाते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो हम लोगों ने पिछली जो क्लासेस हमारी जो हुई है उसके अंतर्गत हम लोगों ने एक टॉपिक स्टार्ट किया था। वो स्टार्ट किया था अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र यानी जो राजस्थान की जो नदियां हैं, जो अफवाह तंत्र है, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो अफवाह तंत्र को हमने समापन के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया था। किस तरीके से? एक तो अंत अफवाह तंत्र, एक अरब सागरीय अफवाह तंत्र, और एक हमने विभाजित किया था बंगाल की खाड़ी वाला जो अफवाह तंत्र है वो। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो ये वाला पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा? अंत अफवाह तंत्र है। वे नदियाँ जो मतलब जो अरब सागर में भी अपना जल नहीं ले जाती और बंगाल की खाड़ी में भी अपना जल नहीं ले जाती, बल्कि बीच में ही विलुप्त हो जाती है, तो वो वाला जो अफवाह तंत्र है अंत अफवाह तंत्र है। तो हम लोग इसी के बारे में आज अध्ययन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो पहला ही बिंदु आ जाता है कि अंत अफवाह तंत्र की परिभाषा क्या हो जाएगी। क्या टॉपिक आता है कि अंत अफवाह तंत्र का की जो परिभाषा है वो क्या है। वे नदियाँ जिनका उद्गम स्थल तो निश्चित है परंतु समाप्ति स्थल निश्चित नहीं होता। इनकी एक प्रमुख विशेषता मान सकते हैं कि इनका उद्गम स्थल फिक्स होता है। क्या होता है? जो उद्गम स्थल है, मतलब जो ये नदियाँ कहाँ से निकलती है वो स्थान तो फिक्स है, वो स्थान निश्चित है, लेकिन इनका जो समापन यानी वे कहाँ जाके मिलती हैं, कहाँ जाके समाप्त हो जाती है, वो समापन स्थल है वो फिक्स नहीं है। कभी कभी अगर वर्षा का जल ज़्यादा है तो वो ज़्यादा दूर तक जाती है, वरना इससे पहले ही समाप्त हो जाती है। इसलिए इससे एक और भी परिभाषा कह सकते हैं, जिन नदियों का जल किसी सागर या महासागर तक नहीं पहुंच पाता वे आंतरिक अफवाह की नदियां कहलाती है। तो क्या हमने 2 परिभाषाएं पढ़ी है? तो चलिए एक एक करके लिख लेते हैं। हमने कहा है कि वे नदियां, क्या कहा हमने कहा वे नदियां जिनका उद्गम स्थल निश्चित होता है। उद्गम स्थल निश्चित होता है यानी फिक्स होता है, लेकिन समाप्ति स्थल या फिर समापन बिंदु भी बोल सकते हैं। क्या लिखेंगे? समाप्ति स्थल निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है। क्या लिखेंगे? समाप्ति स्थल अनिश्चित होता है। तो हमने क्या बात की है? हमने बात की है जिनका जो उद्गम स्थल है वो तो क्या है? निश्चित है। उद्गम स्थल तो कैसा है? निश्चित है। लेकिन जो समाप्ति स्थल है वो अनिश्चित है। कैसा है? अनिश्चित है। तो वे नदियाँ अंत अफवाह तंत्र की नदियाँ कहलाती है। या फिर इसकी हमने एक और विशेषता के रूप में या एक और परिभाषा के रूप में देखा है, जिन नदियों का जल, क्या कहा हमने कहा जिन नदियों का जल किसी सागर या महासागर तक नहीं पहुंच पाता वे नदियां अंत अफवाह तंत्र की नदियां कहलाती है। अंत अफवाह तंत्र की नदियां कहलाती है। तो आशा करता हूँ ये परिभाषा आप समझ गए होंगे। हमने क्या बताने का प्रयास किया है? हमने ये बताने का प्रयास किया है कि वे नदियां, जिन नदियों का जल किसी सागर या महासागर तक, क्या है, महासागर तक पहुंचता है कि पहुंचता नहीं पहुंच पाता है, वे नदियां अंत अफवाह तंत्र की नदियां कहलाती है।
आशा करता हूँ आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। तो फिर आगे बढ़ते हैं, तो अंत अफवाह की प्रमुख नदियों के नाम देख लेते हैं। कि ऑप्शन में मिला रहता है कि निम्न में से आंतरिक अफवाह की नदियाँ है या नहीं है, या इनमें से कौन सी है सेलेक्ट कीजिए, या फिर कोई मतलब भी चार ऑप्शन दे, तीन ऑप्शन दे देंगे अफवाह और वो, और इनकी एक एक नदियाँ दे देंगे और पूछेंगे कि कौन सी नदी किस साइड की है। तो चलिए एक बार नाम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आती है घग्गर नदी। घग्गर नदी हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तब देखेंगे कि घग्गर नदी है वो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, ये उत्तरी राजस्थान में बहती है। इसका वो जो है नाली या पाट कहलाता है, बहाव क्षेत्र राजस्थान में, हकरा, और बहुत साल इसके अंतर्गत शब्दावली आती है। ये अंत अफवाह की सबसे बड़ी नदी भी आती है। बहुत सारी बातें इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। दूसरी आती है कांतली नदी। कौन सी नदी? कांतली, ये खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है, वगैरह वगैरह बहुत सारी। ये पूर्ण राजस्थान में बोलते पूर्ण बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी वो अंत्य प्रवाह की नदी आती है कांतली नदी, चोरावटी क्षेत्र वगैरह बहुत सी शब्दावली इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। एक नदी आती है काकनी जो कि जैसलमेर में बहती है। चौथी आती है मेंथा नदी। क्या नाम मिलता है? मेंथा नदी। पांचवी है साबी नदी। पांचवी साबी, साबी है ये इम्पोर्टेंट, ये हरियाणा साइड में बहती है। हाँ जी, तो हमने बात क्या की है? हमने बात ये की है कि साबी नदी वो है जो है हरियाणा की साइड में बहती है, राजस्थान से निकलती है, जो सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर में है वहाँ से निकलती है, और अलवर होते हुए, अलवर भरतपुर साइड से जाते हुए सीधे हरियाणा जाती है। राजस्थान से निकलकर हरियाणा जाने वाली एकमात्र नदी है वो साबी नदी कहलाती है। अगला अगर नाम देखें तो हमारे पास नाम आता है सागरमती नदी। सागरमती नदी जो कि अजमेर जिले में बहती है मुख्य रूप से। फिर आती है रूपा रेल। रूपा रेल ये उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर से निकलती है। और अगर आठवीं अंत प्रवाह की नदी की बात करें तो वो हो जाएगी रूपनगढ़। कौन सी हो जाएगी? रूपनगढ़, जो कि इस्लामाबाद इसके किनारे स्थित है, और ये सांबर झील में जाके मिल जाती है। तो हमने क्या बात की है? हमने बात की है कि अंत अफवाह की प्रमुख नदियों का अगर एक साथ अगर हम नाम देके, नाम के अंतर्गत हमारे पास आ जाएगा, सॉरी, नाम देखिए तो नाम हमारे पास आ जाएगा। पहला आ जाएगा घग्गर नदी, कांतली नदी, काकनी, मेंथा, साबी, सागरमती, रूपारेल और रूपनगढ़। ये प्रमुख जो ये सारी नदियां हैं वो किसकी है? वो है अंत अपवाह तंत्र की नदियां हैं। अंत अपवाह तंत्र की नदियां हैं। और भी अगर नाम देखना चाहे तो और भी आती है, जैसे कि हो गई, एक आती है जोजरी नदी आती है, एक आती है निमड़ा नदी आती है, एक आती है रोहिली नदी आती है। वैसे देखा जाए तो बहुत आती है। एक आती है मुकुंद, मुकुंद करके एक नदी आती है। बहुत सारी नदियाँ आती है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, वो क्वेश्चन लगभग लगभग यहीं से बन जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास जो बिंदु आता है वो आता है घग्गर नदी। अब हम अंत प्रवाह की प्रमुख नदी है जिसका नाम मिलता है घग्गर नदी। तो हम घग्गर नदी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला इसका जो अध्ययन का बिंदु रहेगा हमारा, वो रहेगा घग्गर नदी के अन्य नाम कौन कौन से हैं। घग्गर नदी के अन्य नाम की बात करें तो इसके बहुत सारे अन्य नाम मिलते हैं। सबसे पहला है, इसे कहते हैं इंडो ब्रह्म नदी। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इंडो इंडो ब्रह्म नदी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? इंडो ब्रह्म नदी भी कहते हैं इसे। इसे कहते हैं शिवालिक नदी, क्योंकि इसका जो उद्गम है वो हिमाचल प्रदेश के शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है ये, इसलिए इसे शिवालिक नदी भी कहते हैं। और अगर हम इसके अन्य नामों की बात करें, दो तो वो हो गए, तीसरा अगर हम इसकी
अन्य नाम की बात करें तो इसे लगभग लगभग, क्योंकि ये सरस्वती नदी के पेटे में बहती है, यानी सरस्वती नदी की जो जहाँ पहले बहती थी उसी पेटे में बहती है, इसलिए इसे सरस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसे कहते हैं द्वेषवती नदी। कौन सी नदी? द्वेषवती नदी के नाम से भी जाना जाता है। और अगर हम घग्गर नदी के अन्य नाम की बात करें तो इसे कहते हैं मृत नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? मृत नदी, क्योंकि जो पहले सरस्वती नदी है वो विलुप्त हो गई है, वो मृत हो गई है, उसकी जगह पे ये नदी आई है, तो ये भी एक प्रकार से मृत नदी कहलाती है। क्या कहलाती है? मृत नदी कहलाती है। इसे नट नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नट नदी भी कहते हैं। मृत नदी, नट नदी, चौतांग नदी। क्या नाम मिलता है? चौतांग नदी। आशा करता हूँ कि इससे पहले जो घग्गर नदी के इतने सारे उपनाम हैं वो कभी आपने देखे भी नहीं होंगे और कभी पढ़े भी नहीं होंगे। अभी तो बहुत सारे हैं। इसे कहते हैं सौतर नदी। क्या कहते हैं? सौतर नदी के नाम से भी घग्गर नदी को ही जाना जाता है। अगर हम और देखें तो इसे कहते हैं, क्योंकि इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, तो ये एक प्रकार से वैदिक नदी है। और अगर वहीं आपको क्वेश्चन में आ जाए कि महाभारत कालीन नदी कौन सी है, तो वो हो जाएगी बाणगंगा, जिसे अर्जुन की गंगा के नाम से जाना जाता है। क्या है, एक मैं नोट डाल के लिख लेता हूँ, बाद में लिखते चलो। और अगर हम इसके 10वें उपनाम की बात करें तो इसे कहते हैं राजस्थान का शोक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं राजस्थान का शोक। यानी राजस्थान के लिए ये एक प्रकार से मुसीबतें खड़ी कर देता है, यानी लगभग लगभग जो बाढ़ वगैरह आती है वो इस नदी के कारण आती है। इसी कहीं कहीं पे इसे ब्रह्मव्रत भी बोला जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्मव्रत भी बोला जाता है। और अगर इसके और एक उपनाम देखें तो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय नदी। क्या लिखेंगे? राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल, क्योंकि ये जो मतलब भारत से होते हुए पाकिस्तान के जो बहावलपुर वाला जो क्षेत्र आता है वहाँ पे भी इसका बहाव, अगर पानी ज़्यादा हो जाए तो वहाँ तक पहुँच जाता है, इसलिए ये राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय नदी है। कौन सी नदी है? अंतर्राष्ट्रीय, यानी ये एक इंटरनेशनल नदी है। कौन सी नदी है? इंटरनेशनल नदी है। हाँ जी दोस्तों, तो हम लोग बात कर रहे थे कि एक हमने एक बिंदु देखा था। हमने क्या? वैदिक नदी। इसी से मिलता जुलता हमने एक बिंदु देखा था कि महाभारत कालीन नदी। कौन सी नदी? महाभारत कालीन नदी, यानी जिसका उल्लेख महाभारत के प्रसंग से जुड़ा हुआ है, महाभारत कालीन नदी। तो उसका तो आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्या लिखेंगे? उसका आंसर हो जाएगा, वो लिखेंगे बाणगंगा नदी। कौन सी नदी? चलो मैं थिकनेस बढ़ा के लिखता हूँ, तो वो हो जाएगा बाणगंगा नदी। कौन सी नदी? बाणगंगा नदी, या जिसे कहते हैं अर्जुन की गंगा भी बोलते हैं। तो ये बिंदु भी आप ध्यान में रखेंगे। तुलनात्मक अध्ययन पूछ लिया जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। तो हम लोगों ने घग्गर नदी के अन्य नामों की बात की, तो इसके अंतर्गत हमारा सबसे पहला नाम आता है इंडो ब्रह्म नदी। दूसरा इसका नाम आता है शिवालिक नदी। शिवालिक नदी जो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, इसी कारण से शिवालिक नदी कहते हैं। तीसरा बिंदु आता है सरस्वती नदी, द्वेषवती नदी, मृत नदी, नट नदी, चौतांग नदी, चौतर नदी भी बोलते हैं, वैदिक कालीन नदी या वैदिक नदी, राजस्थान का शोक, ब्रह्मव्रत, राजस्थान की इंटरनेशनल नदी। और अगर लास्ट में पूछे कि महाभारत कालीन नदी कौन सी है, तो वो आंसर हो जाएगा बाणगंगा। और वैदिक कालीन नदी पूछे तो उसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उसका आंसर हो जाएगा बाणगंगा नदी हो जाएगा। भाई इतना क्या सोचना यार। हाँ जी दोस्तों, तो हम लोग एक बार घग्गर नदी का डायग्राम देख लेते हैं कि घग्गर नदी का उद्गम है वो किस तरीके से होता है। घग्गर नदी का उद्गम है वो यहाँ पे एक पहाड़ियाँ पड़ती है जिसे कहते हैं, नाम मिलता है शिवालिक की पहाड़ियाँ। क्या नाम मिलता है? शिवालिक की पहाड़ियाँ। शिवालिक की पहाड़ियाँ जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ से इस नदी का उद्गम होता है और ये नदी इस तरीके से पंजाब में बहते हुए, हरियाणा में बहते हुए, ये राजस्थान में हनुमानगढ़ में
प्रवेश करती है। जो हनुमानगढ़ में इसका जो प्रवेश है वो माना जाता है कहाँ से? हनुमानगढ़ में जो इसका प्रवेश है वो माना जाता है हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी ग्राम से। कौन सा ग्राम से? टिब्बी ग्राम से। फिर इस तरीके से हनुमानगढ़ में बहते हुए फिर ये गंगानगर में आती है और गंगानगर के बाद ये पाकिस्तान में चली जाती है। तो ये कौन सी नदी है? ये नदी है घग्गर नदी। इसको अगर हम डार्क करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। ये जो आप नदी देख रहे हैं ना, ये है हमारी घग्गर नदी। तो इसका जो बहाव क्षेत्र है वो कितने जिलों में हो जाएगा? ये जिला पड़ता है श्री गंगानगर। कौन सा नगर? श्री गंगानगर वाला जिला। और ये जिला है वो है हनुमानगढ़। अगर हम और भी बात करें, क्या बात करें कि ये हनुमानगढ़ में कहाँ से प्रवेश करती है, तो ये जो हनुमानगढ़ का प्रवेश पॉइंट है ये कहलाता है, क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा टिब्बी। टिब्बी नामक स्थान से। कहाँ से? टिब्बी नामक स्थान से प्रवेश करती है। इस तरीके से। और इसके बारे में अगर हम इसका जो बेसिन की बात करेंगे, क्या करेंगे? बेसिन। तो इसका जो बेसिन है ये गंगानगर और हनुमानगढ़ में राजस्थान में इसका विस्तार है। इसे और किस नाम से जाना जाएगा? तो इसे कहेंगे, इसका जो मतलब जो पार्ट है नाली या पार्ट कहलाता है बहाव क्षेत्र राजस्थान में। और इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं वो हम और भी आगे धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे जो पॉइंट आएंगे उसके अनुसार हम लोग पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हाँ जी दोस्तों, तो हम लोग बात कर रहे हैं, अगला जो हमारा बिंदु है वो है लंबाई। अगर हम इसके टोटल लेंथ की बात करें, इतनी वैसे तो इसकी लंबाई कोई फिक्स रहती नहीं है, लेकिन अगर हम टोटल लंबाई की बात करें, कुल लंबाई आ जाती है 465 किलोमीटर। कितनी किलोमीटर? 465 किलोमीटर। अगर हम वही राजस्थान में इसकी लंबाई की बात करें, कहाँ पे? राजस्थान में अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो वो आ जाती है 100 किलोमीटर एवरेज। कितना? 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर राजस्थान में बहती है। 100 किलोमीटर बहती है तो इस हिसाब से ये क्या हो जाएगी? अंत अपवा तंत्र की सबसे लंबी नदी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अंत अपवा तंत्र की सबसे लंबी नदी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों लिखते हैं। हम लोगों को लिखना क्या है कि लंबाई, इसकी दो लंबाई, कुल लंबाई। कुल लंबाई के अंतर्गत क्या हो जाएगा? कुल लंबाई के अंतर्गत इसका जो उद्गम है वो हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों से होता है, वहाँ से होते हुए पंजाब आती है, फिर हरियाणा में प्रवेश करती है। ये कहाँ से? ये हिमाचल प्रदेश में आ जाती है, हिमाचल प्रदेश से होते हुए ये पंजाब में आती है, फिर ये हरियाणा में आती है, फिर राजस्थान में जाती है, फिर ये जाती है पाकिस्तान में जाती है। इस तरीके से इसका जो पूरा अगर एक ओवरऑल इसकी लेंथ देखे तो इसकी ओवरऑल कुल लंबाई आ जाती है 465 किलोमीटर। वही अगर हम देखें राजस्थान में लंबाई, कहाँ पे? राजस्थान में लंबाई, तो ये राजस्थान के सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि ये कितने जिलों में बहती है? तो ये राजस्थान में हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है, हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है और हनुमानगढ़ होते हुए ये गंगानगर में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? गंगानगर। फिर गंगानगर से पाकिस्तान में चली जाती है। तो फिर अगर हम यहाँ इसकी जो अगर हम लेंथ की बात करें तो इसकी जो यहाँ पे लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 100 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 100 किलोमीटर। तो इस आधार पर हमने अभी क्या बात की थी? हमने ये बात की थी कि यह राजस्थान की अंत प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। यह अंत प्रवाह की या अंत अफवाह की राजस्थान में बहने वाली, यह नहीं, इसे ऐसे नहीं लिखेंगे, इसे लिखेंगे यह राजस्थान की, यह राजस्थान की अंतः अफवाह तंत्र की, अंतः अफवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी है? सबसे लंबी नदी है। वहीं अगर क्वेश्चन बन जाए, क्या क्वेश्चन बनेगा? यहाँ पे मैं नोट डाल के लिख देता हूँ। क्वेश्चन है राजस्थान में बहने वाली, और वो भी कैसे? राजस्थान में पूर्ण रूप से बहने वाली, राजस्थान में पूर्ण रूप से बहने वाली अंतः अफवाह तंत्र की, अंतः अफवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी।
सबसे लंबी नदी की बात होगी तो सबसे लंबी नदी हो जाएगी कांतली नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? कांतली नदी। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। ये पूर्ण रूप से राजस्थान में बहती है। कैसे बहती है ये बहती है पूर्ण रूप से राजस्थान में बहती है। लेकिन ये है वो केवल राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। राजस्थान की बोले तो इसके अंतर्गत और भी है, वो आ सकते हैं, और भी जो मतलब और भी राज्यों में या देशों में वगैरह बह सकती है। तो इन दोनों बिंदुओं को आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। हमने और बात की कि इसको जो लंबाई है वो है, कुल लंबाई तो 465 किलोमीटर है, लेकिन इसकी अगर हम बात करें हनुमानगढ़ जिले में इसकी लंबाई है वो 100 किलोमीटर है। कितनी है? 100 किलोमीटर है। आशा करता हूँ कि ये बिंदु आप समझ गए होंगे। हमने बात अभी तक ये की है, क्या बात की है हमने? की है कि कुल लंबाई है वो 465 किलोमीटर है और राजस्थान में लंबाई है वो 100 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी? 100 किलोमीटर है। यह राजस्थान की अंतः अफवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी है। और अगर हम बात करें राजस्थान में पूर्ण रूप से सबसे लंबी नदी या अंतः अफवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो हो जाएगा कांतली नदी। अगर ये बिंदु आपको समझ में आया है तो क्या करना है? सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बजा दीजिए। चलो, तो ये बिंदु आप लोग समझ गए होंगे। आशा करता हूँ इसमें कोई समस्या नहीं होगी। हाँ जी दोस्तों, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास इसका जो बिंदु आ जाता है वो पूरा बहाव यानी इसका उद्गम कहाँ से होता है और ये किस किस तरीके से आगे बढ़ती है। तो अगर हम इस बिंदु के ऊपर चर्चा करें तो इसका जो पूरा बहाव क्षेत्र है वो इसका अगर हम उद्गम देके क्या देखे उद्गम देके तो ये इसका उद्गम होता है वो होता है शिवालिक की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? शिवालिक की पहाड़ियाँ। शिवालिक की पहाड़ियाँ कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? शिवालिक की पहाड़ियाँ है वो हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश से ये नदी पंजाब में आती है। कहाँ पे बहती है? पंजाब। पंजाब से होके वो ये हरियाणा में इसके किनारे दो प्रमुख स्थान आते हैं। दो प्रमुख, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक आती है जिसका नाम आता है ओटो झील। ओटो झील का निर्माण करती है, फिर ये राजस्थान में प्रवेश करती है। कहाँ से? हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। हनुमानगढ़ में इसका जो स्थान आता है वो आ जाता है टिब्बी। हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है, फिर ये आगे बढ़ती है श्री गंगानगर में। श्री गंगानगर से इसका जो बहाव है वो हो जाता है श्री गंगानगर से फिर ये जाती है पाकिस्तान में। कहाँ पे? पाकिस्तान में बहती है, जहाँ पे इसका जो बहाव क्षेत्र है या इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो कहलाता है हकरा। क्या कहलाता है? हकरा कहलाता है। तो आप लोगों ने इसका जो पूरा बहाव क्षेत्र है वो आपने देखा है। क्या क्या देखा है? हमने कहा है कि इसका जो बहाव क्षेत्र है वो है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। ये दो जिले हैं। ये दो जिले किसके किसके अंतर्गत है? ये दो जिले हैं राजस्थान में शामिल होते हैं। कौन से? गंगानगर और हनुमानगढ़। ये राजस्थान में इसका बहाव क्षेत्र है। तो फिर अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि इसका बहाव क्षेत्र कितने राज्यों में है तो राज्यों की बात करें तो राज्य एक तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, दूसरा पंजाब हो जाएगा, तीसरा हरियाणा हो जाएगा और चौथा हनुमानगढ़ हो जाएगा। अगर ये कितने देशों में बहती है तो ये पूरा का पूरा एक देश हो जाएगा और ये पाकिस्तान है वो दूसरा देश। तो फिर ये इंटरनेशनल नदी है, इंटरनेशनल रिवर कहलाती है। क्या कहलाती है? इंटरनेशनल रिवर कहलाती है। तो आशा करता हूँ इसका पूरा बहाव क्षेत्र आप समझ गए होंगे। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। इसका उद्गम क्षेत्र है वो है शिवालिक की पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश से। घग्गर नदी है वो उद्गम या उसका जो उद्भव है वो शिवालिक की पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम होता है। फिर ये पंजाब में प्रवेश करती है, फिर हरियाणा में इसके किनारे वो है जो है ओटो झील है, और फिर राजस्थान में प्रवेश करती है, फिर पाकिस्तान में चली जाती है। कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान में। आशा करता हूँ ये बहाव क्षेत्र आप समझ गए होंगे।
या फिर मैं लिख लूँ क्या? चलो लिख लेता हूँ। अगर इसका राज्य की बात करें, कितने राज्यों में बहती है, तो राज्य हो जाएंगे 4। और अगर देश की बात करें, कितने देशों में बहती है, तो हो जाएगा 2। तो ये 2 बिंदु आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। खाली स्लाइड कैसे आ गई? चलो इसका भी कहीं ना कहीं यूज करेंगे लेंगे। आगे बढ़ते हैं तो इसका बहाव आ जाता है। बहाव का मतलब होता है राजस्थान में इसका बहाव किस तरीके से है। तो राजस्थान में अगर हम बहाव को देखें, क्या देखें, राजस्थान में बहाव, राजस्थान में बहाव है वो इसका जो है ये 2 जिलों में बहती है। कौन कौन से? अभी अभी हमने बात की है। ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी नामक स्थान से प्रवेश करती है, तो ये हनुमानगढ़ जिला भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। और जो दूसरा जिला है वो हो जाएगा श्री गंगानगर। क्या हो जाएगा? श्री गंगानगर हो जाएगा। गंगानगर को क्या कहा जाता है? गंगानगर को धान का कटोरा भी कहा जाता है, या खाद्यान्न का कटोरा भी कहलाता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास बिंदु आ जाता है, वो आ जाता है घग्गर नदी का जो घग्गर बेसिन है उसके अंतर्गत क्या क्या शामिल होता है, या घग्गर बेसिन के अंतर्गत क्या क्या बोलते हो, कौन कौन से जिले आते हैं। तो वही हो जाएगा जहाँ पे घग्गर नदी बहती है, वहीं पे वही के आसपास की जो भूमि है वो घग्गर बेसिन कहलाएगी। तो अगर हम इसके विस्तार की बात करें तो ये भी विस्तार राजस्थान के 2 जिलों में है। अगर 2 जिलों में भी कौन कौन से बात करें, तो पहला हो जाएगा हनुमानगढ़ में, और दूसरा हो जाएगा श्री गंगानगर। क्या हो जाएगा? श्री गंगानगर हो जाएगा। और अगर श्री गंगानगर को एक उपनाम से जाना जाता है जो मैंने अभी अभी आपको बताया है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है धान का कटोरा। क्या कहा जाता है? धान का कटोरा कहा जाता है, या फिर इसे कहा जाता है अनाज का कटोरा, क्योंकि यहाँ पे अनाज का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो आशा करता हूँ आप ये बिंदु समझ गए होंगे। हमने क्या कहा है? हमने कहा है राजस्थान में अगर बहाव की बात करें तो ये हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में है। घग्गर बेसिन की बात करें तो घग्गर नदी के आसपास की जो भूमि है, जो बेसिन है, जो मैदानी प्रदेश है, वो घग्गर बेसिन कहलाएगा। अगर घग्गर बेसिन का विस्तार की बात करें तो वो गंगानगर और हनुमानगढ़ में है। वैसे गंगानगर को धान का कटोरा या अनाज का कटोरा भी कहा जाता है। तो ये बिंदु आप समझ गए होंगे। या ला 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 ला। सॉरी दोस्तों ये सब मिक्सअप हो गया है। पीपीटी हिल गई थी, पता ही नहीं चला। थोड़ी सी इधर खिसका देता हूँ। ओके ना? हाँ, तो हम लोगों ने बहाव क्षेत्र की बात की है। तो बहाव क्षेत्र राजस्थान में है, वो कहाँ कहाँ पे है? वो है या हनुमानगढ़ और गंगानगर में है, और बेसिन वो भी 2 जिलों में ही है। तो आशा करता हूँ कि पीछे वाली स्लाइड तो पूरा बहाव आया होगा, नहीं होगा तो एक बार देख लीजिए वापस, क्योंकि ये एक बार घोटाला हो गया तो वापस पीछे भी हुआ रहेगा। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और इस स्लाइड का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास जो क्वेश्चन आ जाता है वो आ जाता है घग्गर नदी के किनारे कौन कौन सी सभ्यताओं का विकास हुआ है। क्या क्वेश्चन बन जाता है? घग्गर नदी के किनारे कौन कौन सी सभ्यताओं का विकास हुआ है। तो वो घग्गर नदी के किनारे जो सभ्यता है वो 3 तरीके से विकास हुआ है। एक हरियाणा में इसके किनारे एक सभ्यता आ जाती है, इसके किनारे घग्गर नदी के किनारे एक तो हरियाणा में आ जाती है, और 2 या 3 सभ्यता है वो हनुमानगढ़ जिले में आ जाती है, और जो एक सभ्यता है वो श्री गंगानगर जिले में घग्गर नदी के किनारे सभ्यता का विकास हुआ है। क्या हुआ है? सभ्यता का विकास हुआ है। हम लोग बात कर रहे हैं कि हरियाणा में कौन सी सभ्यता का विकास घग्गर नदी के किनारे हुआ है। तो आंसर हो जाएगा बनवाली सभ्यता। क्या हो जाएगा? बनवाली सभ्यता हरियाणा में घग्गर नदी के किनारे बसी हुई थी।
तो ये बिंदु आप समझ गए होंगे कि हरियाणा में बनवाली जो सभ्यता है वो हनुमानगढ़ जिले में, सॉरी, हरियाणा में इसका विस्तार है। लेकिन नदी कौन सी है? घग्गर नदी है। फिर अगर हम बात करें हनुमानगढ़ जिले में, जो राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में कौन सी सभ्यताओं का विकास हुआ? तो आंसर हो जाएगा, एक तो हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा जो सभ्यता है वो हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे इसका विकास हुआ। एक हो जाएगी पीलीबंगा। क्या? पीलीबंगा। और अगर एक और जो सभ्यता है जिसका नाम मिलता है रंगमहल सभ्यता, जो रंगमहल सभ्यता है, ये तीनों सभ्यता कौन सी? कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल। मतलब एक प्रकार से सारे के सारे रंग से, ये काला रंग हो गया, ये पीला रंग हो गया, ये इसका नाम ही रंग है, तो ये सारे है वो हनुमानगढ़ जिले में है। लेकिन कौन सी नदी कौन सी है? घग्गर नदी के किनारे इन तीनों सभ्यताओं का विकास हुआ है। और अगर हम बात करें कि गंगानगर जिले में घग्गर नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ, तो उसका जो आंसर है वो हो जाएगा बरोड़ सभ्यता। बरोड़ सभ्यता का विकास, बरोड़ जो सभ्यता है इसका विकास घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ में इसका विकास हुआ है, सॉरी, गंगानगर में इसका विकास हुआ है। तो चलिए दोस्तों एक बार रिपीट कर लेते हैं। हम लोगों ने बात की है, क्या बात की है? हम लोगों ने बात की है कि हरियाणा में जो बनवाली सभ्यता है वो, हरियाणा में जो बनवाली सभ्यता है जो घग्गर नदी के किनारे बसी हुई है। फिर अगर हम बात करें हनुमानगढ़ जिले में, एक हो जाएगी कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल। ये तीनों जो सभ्यता है वो हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई है। फिर और अगर हम डीपली देखना चाहे तो गंगानगर जिले की जो बरोड़ सभ्यता है, कौन सी सभ्यता? बरोड़ सभ्यता है, वो भी घग्गर नदी के किनारे इसका विकास हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अगर ये बिंदु आपको समझ में आ रहा है तो क्या करना है? अरे कुछ नहीं करना, जो स्क्रीन के ऊपर जो डिस्प्ले में चल रहा है वो करके छोड़ दो, बात ही खत्म होती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो घग्गर नदी के बारे में एक किंवदंती आती है। क्या आती है? घग्गर नदी के बारे में एक किंवदंती आती है। क्या किंवदंती आती है? इस नदी का पानी आवड़ माता ने सुखाया था। ये इस किंवदंती प्रसिद्ध है। तो आंसर हो जाएगा घग्गर नदी के बारे में, इस नदी का पानी, इस नदी का पानी या इस नदी का जल आवड़ माता ने सुखाया था। कि कौन सी माता ने? आवड़ माता ने सुखाया था। ये किंवदंती है, लेकिन ये इसके बारे में कोई बोलते, वो क्या बोलते हैं, एकदम साक्ष्य नहीं मिल पाए हैं। लेकिन ये किंवदंती मानी जाती है कि घग्गर नदी का जो पानी है वो एक बार आवड़ माता ने सुखाया था। क्या किया था? आवड़ माता ने सुखाया था। फिर अगर हम बात करें कि घग्गर नदी के किनारे कौन कौन सी झीलों का विकास हुआ है, तो झील में हमारे पास इसका जो बहाव है, एक तो आ जाता है हरियाणा में इसके किनारे एक झील आती है। इसके किनारे, हरियाणा में इसके किनारे जो झील आती है उसका नाम मिलता है ओटू झील। वैसे तो इस झील का नाम हमने पहले पढ़ा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जब अगर हम झील की बात कर ही रहे हैं तो लिखना कंपलसरी हो ही जाता है। और अगर हम दूसरा इसके अंतर्गत बात करें, एक हनुमानगढ़ में झील आती है जिसका नाम मिलता है हमारे को, इसका जो नाम आता है वो आता है तलवाड़ा झील। क्या नाम मिलता है? तलवाड़ा झील। तलवाड़ा झील जो हनुमानगढ़ में स्थित है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और अगर इस तलवाड़ा झील के बारे में अगर एक और इसके बिंदु की अगर हम बात करें, तो जो तलवाड़ा झील है वो राजस्थान की सबसे नीची झील है। क्या है? राजस्थान की सबसे नीची झील है। कैसी झील है? सबसे नीची, यानी सबसे गहराई में स्थित, गहराई बोल सकते हो, सबसे नीची झील है। तो सबसे ऊंची कौन सी हो जाएगी? तो यहाँ पे मैं नोट डाल के लिख देता हूँ। क्या लिखूँ? नोट। तो सबसे ऊंची है वो कौन सी हो जाएगी? ऊंची हो जाएगी नक्की झील, जो कि कहाँ स्थित है? माउंट आबू में स्थित है। तो ये बात है, ध्यान में रखेंगे तो अच्छा है, नहीं है तो और भी अच्छा है। किंवदंती हमारे पास क्या आई थी? हमारे पास किंवदंती थी कि इस नदी का पानी यानी घग्गर नदी का पानी आवड़ माता ने सुखाया था। और दो तीन हमने झीलों के नाम पढ़े थे। एक हमने पढ़ी है ओटू झील,
पोटो झील हरियाणा में स्थित है, और एक हमने पढ़ी है तलवाड़ा झील। तलवाड़ा झील जो है घग्गर नदी के किनारे स्थित है, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, और यह राजस्थान की सबसे नीची झील है। कैसी झील है? सबसे नीची झील है। हाँ जी दोस्तों, तो आगे बढ़ते तो हमारे पास आ जाता है घग्गर नदी के किनारे कौन कौन से दुर्गों का विकास हुआ है। कौन कौन से दुर्गों का विकास हुआ है? तो दुर्ग की बात कर रहे हैं तो दुर्ग है हमारे पास केवल और केवल एकमात्र दुर्ग है जिसका जो है हनुमानगढ़ जिले में ही स्थित है, और इस दुर्ग का नाम आता है बटनेर दुर्ग। कौन सा दुर्ग? बटनेर दुर्ग। वैसे तो ये बाडियों का दुर्ग है, और जब हम स्थापत्य कला पढ़ेंगे तो इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। इससे उत्तरी बट किवाड़ के नाम से जाना जाता है। ये उत्तरी सीमा का प्रहरी है। बहुत सारे विदेशी आक्रमण हुए हैं यहाँ पे। जो बोल तो ये एकमात्र ऐसा दुर्ग है जहाँ पे मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया था। बहुत सारी बातें इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम मिक्सअप नहीं करेंगे। हम केवल घग्गर नदी पढ़ रहे हैं। तो घग्गर नदी के किनारे जो दुर्ग है वो बटनेर दुर्ग स्थित है, और ये जो दुर्ग है वो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। फिर अगर हम बात करें कि घग्गर नदी के किनारे कौन कौन से शहर स्थित है, तो शहरों में जो शहर है बोले तो गंगानगर के 2 शहर इस नदी के किनारे स्थित है। एक शहर का नाम आता है सूरतगढ़। क्या नाम मिलता है? सूरतगढ़। सूरतगढ़ है वो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और जो गंगानगर का एक और शहर है जिसका नाम है अनूपगढ़, ये दोनों जो शहर है वो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। जैसे हमने एक बिंदु हमने पढ़ा नहीं है, तो ये जो स्लाइड है ये मेरे ख्याल से इसीलिए छोड़ रखी है कि क्या लिखेंगे, ये इसकी जगह पे लिख लेते हैं राजस्थान में घग्गर नदी का प्रवेश देख लेते हैं। राजस्थान में प्रवेश ये बिंदु हमने देखा नहीं है, तो फिर क्या है देख लेते हैं। अगर हम देखें राजस्थान में प्रवेश, तो राजस्थान में इसका जो प्रवेश है वो होता है टिब्बी नामक स्थल। टिब्बी हनुमानगढ़ से इसका प्रवेश होता है। कहाँ से प्रवेश होता है? टिब्बी हनुमानगढ़ से इसका प्रवेश होता है। तो चलिए, ये स्लाइड भी मैं बोल रहा था ना किसी के लिए तो ये स्लाइड छोड़ रखी है। आगे तो जो हमारा बिंदु आ जाता है वो आता है, क्या बिंदु है हमारा? जो बिंदु है वो है, अब ये स्लाइड वापस इधर सरक गई। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है यार। एक मिनट, हाँ ये स्लाइड यार पता नहीं बार बार इधर उधर कैसे खिसक जाती है। हाँ जी दोस्तों, तो हमारा जो अगला बिंदु है वो है राजस्थान में अंतिम बिंदु। अंतिम बिंदु की बात करें तो अंतिम बिंदु है वो गंगानगर लास्ट है। वैसे हमने मैप में भी देखा था। और गंगानगर में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम आता है बिजोर नामक स्थान। कौन सा स्थान है? बिजोर नामक स्थान। ये यहाँ पे घग्गर नदी लास्ट तक पहुँचती है और इसके बाद पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। कहाँ प्रवेश करती है? पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। फिर पाकिस्तान की बात करें, पाक में इसका जो बहाव है वो किस तरीके से होता है? तो पाकिस्तान में इसका जो बहाव है, अगर पानी की मात्रा ज़्यादा होती है तो फिर ये कहाँ तक पहुँच जाता है? ये पहुँच जाता है बहावलपुर। कहाँ तक पहुँच जाता है? बहावलपुर, जिसे फोर्ट अब्बास भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोर्ट अब्बास भी कहा जाता है। तो इसका पानी यहाँ तक पहुँच जाता है, फोर्ट अब्बास तक। और पाकिस्तान में इसका जो बहाव क्षेत्र है, इसका जो बहाव क्षेत्र है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा, वैसे मैंने मैप बनाते टाइम आपको पहले भी बता दिया था कि इसे हकरा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हकरा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है?
हमने पढ़ा है कि इसका जो लास्ट जो पॉइंट है वो है बिजोर, और पाकिस्तान में इसका जो बहाव क्षेत्र है वो हकरा कहलाता है, और इसका पानी कहाँ तक पहुँच जाता है, अधिक वर्षा होने पे पोर्ट अब्बास तक पहुँच जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारे पास आता है राजस्थान में इसका अफवाह क्षेत्र क्या कहलाता है। तो राजस्थान में इसका जो अफवाह क्षेत्र है वो नाली या पाट कहलाता है। तो लिख लेते हैं नाली या पाट क्या है। तो नाली या पाट की बात करें तो राजस्थान में जो घग्गर नदी है, कौन सी नदी है, घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र या अफवाह क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, अफवाह क्षेत्र है वो नाली या पाट कहलाता है, नाली या पाट कहलाता है। तो एक शब्दावली आ जाती है कि नाली या पाट कहलाता है। क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन बनता है कि जल संरक्षण की विधि है, जल संरक्षण की विधि नहीं है करके क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है, जल संरक्षण की विधि नहीं है, तो नहीं है और इसके अंतर्गत ऑप्शन दे देंगे, एक को दे देंगे खड़ीन, दूसरी दे देंगे कोई भी तालाब है, तीसरी कोई भी एक और नाम दे देंगे, और चौथा नाम दे देंगे नाली। तो हम लोग समझेंगे नालियों के माध्यम से जल का संरक्षण किया जाता होगा, तो ये इस ऑप्शन को छोड़ देते हैं। तो फिर मतलब आप समझ गए होंगे कि नाली ये जो है वो घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र नाली कहलाता है या पाट कहलाता है। तो ये एक अलग से क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। क्या रखेंगे, जल संरक्षण की विधि नहीं है करके वो क्वेश्चन बनेगा, तो उसका आंसर टिक करेंगे वो नाली या पाट। तो नाली है वो अपन वैसे तो समझ लेते हैं कि जो नालियाँ होती हैं नालियों के माध्यम से जल का संरक्षण किया जाता है, लेकिन जो नाली है वो अगर वास्तविक रूप से देखें तो वो घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र या अफवाह क्षेत्र कहलाता है। राजस्थान में अफवाह जो क्षेत्र है इसका वो यही कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास जो अगला एक बिंदु है बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। कैसा बिंदु है, महत्वपूर्ण बिंदु है। तो चलिए इसके बारे में लिखने का प्रयास करते हैं। इम्पोर्टेंट करके डाल दीजिएगा कि घग्गर नदी सरस्वती नदी के पेटे में बहती है। घग्गर नदी सरस्वती नदी के पेटे में बहती है। पेटे का अर्थ होता है जहाँ पे पहले जो सरस्वती नदी बहती थी वहाँ पे जो बहाव क्षेत्र है, उसी जो गहरी घाटियाँ हैं उसी के अंदर घग्गर नदी का बहाव है। इसलिए ये बात भी इम्पोर्टेंट हो जाती है कि जो घग्गर नदी है वो सरस्वती नदी के पेटे में बहती है। ये बिंदु भी आप ध्यान में रखेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो सारा का जो सारा है वो क्या बोलते हैं इसको, हमारा सारा का सारा जो घग्गर नदी के बारे में जितनी भी विशेषताएं थी वो सारी की सारी कंप्लीट हो गई है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं। तो अंत अफवाह तंत्र की जो दूसरी हमारे पास नदी आती है उसका नाम मिलता है कांकनी नदी। कौन सी नदी, कांकनी नदी। अब हम कांकनी नदी की बात करें तो इसके अन्य नाम अगर देखें तो अन्य नामों के अंतर्गत हमारे पास जो महत्वपूर्ण नाम आते हैं वो आ जाते हैं। पहला नाम मिलता है, इसका नाम है काकनी नदी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है काकनेय नदी भी कहा जाता है। और अगर हम और इसके उपनाम देखें तो इसे मसूरदी नदी भी कहा जाता है। मसूरदी नदी और काकनी को कैसे याद रखेंगे, काकनी मतलब एक तरीके से काकी को क्या देना है, मसूर की दाल देनी है। क्या देना है, मसूर की दाल। याद रखने के लिए खाली काकी मसूर की दाल दो, काकी मसूर की दाल दो। तो आशा करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। काकनी नदी के अन्य नाम की बात कर रहे हैं तो उसके अंतर्गत हमारे पास आ जाता है काकनी नदी आ जाता है नाम, और दूसरा आ जाता है मसूरदी नदी। फिर अगर हम बात करें कि
इस नदी का यानी कांकनी नदी का उद्गम क्षेत्र की बात करें तो ये जैसलमेर के कहाँ पे, ये इसका जो उद्गम है वो जैसलमेर के एक गांव पड़ता है जिसका नाम है कोटरी गांव। कोटरी गांव बोल सकते हैं, कोटरी गांव से, या फिर जैसलमेर के कोटरी गांव, या फिर कोटड़ी की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? कोटड़ी की पहाड़ियाँ। हाँ जी दोस्तों, तो हम लोग काकनी नदी के बारे में बात कर रहे थे। तो काकनी नदी को किस किस नाम से जाना जाता है? इसे कहा जाता है काकनी नदी भी कहा जाता है, इसे कहा जाता है मसूरती नदी भी कहा जाता है। ये जैसलमेर के, इसका जो उद्गम क्षेत्र कहाँ हो जाएगा? उद्गम क्षेत्र है वो जैसलमेर के कोटरी गांव या कोटड़ी की पहाड़ियाँ से हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा? जैसलमेर जिले के कोटरी गांव या कोटड़ी की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास जो काकनी नदी है, इसका अगर समापन बिंदु बात करें, क्या बात करें? समापन के बारे में देखें तो इसका जो समापन है वो वैसे तो फिक्स नहीं होता, लेकिन फिर भी जैसलमेर जिले के कौन सी खाड़ी है? जैसलमेर के, जिसका नाम मिलता है मिट्ठा की खाड़ी। मिट्ठा की खाड़ी में जाके जो काकनी नदी है, जो काकनी नदी है या जो मसूरदी नदी है, इसका समापन हो जाता है। क्या हो जाता है? काकनी नदी का जो समापन है वो जैसलमेर जिले के मिट्ठा की खाड़ी में इसका समापन हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो काकनी नदी के किनारे कौन सी झील स्थित है, अवस्थित है? तो अगर हम झील की बात करें तो काकनी नदी के किनारे जो झील आती है उसका नाम मिलता है, उसका क्या नाम मिलता है? उसका नाम मिलता है जैसलमेर की झील है ये भी, क्योंकि ये सारी इसका जो नदियों का जो संबंध है वो जैसलमेर से ही है। तो इस झील का संबंध भी जैसलमेर के झील मिलती है, जिसे कहते हैं बुझ झील। कौन सी झील है? बुझ झील। ये जो बुझ झील है वो जैसलमेर में है, लेकिन ये जो किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो काकनी नदी के किनारे अवस्थित है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास जो बिंदु आ जाता है, इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई आ जाती है 17 किलोमीटर। कितनी आ जाती है? 17 किलोमीटर। तो इस 17 किलोमीटर से ही क्वेश्चन एक बन जाता है। क्या क्वेश्चन बनेगा? क्वेश्चन बनेगा, इंपॉर्टेंट डाल देता हूँ मैं पहले से ही आपके लिए। तो इसका जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा, अंत प्रवाह तंत्र या अंत अपवाह की सबसे छोटी नदी राजस्थान के, या डायरेक्ट लिख देता हूँ, अंत अपवाह की सबसे छोटी नदी। लेकिन किस संदर्भ में? राजस्थान के संदर्भ में। सबसे छोटी नदी कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी, ये क्या नाम था यार, काकनी नदी हो जाएगा। क्या नाम मिलेगा? काकनी नदी। तो हमने दोस्तों क्या क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि इसका जो समापन है वो मिट्ठा की खाड़ी में होती है और इसके किनारे एक झील स्थित है जिसका नाम बुझ झील है। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी आई थी? लंबाई आई थी 17 किलोमीटर है, और ये अंतःपा की सबसे छोटी नदी है। तो चलिए एक बार शॉर्ट में वापस एक बार मैं समझा देता हूँ। हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे? हम पढ़ रहे हैं काकनी नदी के बारे में पढ़ रहे। काकनी नदी के बारे में पढ़ रहे, तो इसके उपनाम में हमने क्या क्या बात की? इसके उपनाम थे काकनी नदी और मसूरदी नदी। फिर हमने बात की इसका जो उद्गम है, उद्गम कहाँ से किया था? उद्गम हमने किया था जैसलमेर के जो कोटड़ा की पहाड़ियाँ है या कोटड़ी की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से इसका उद्गम किया था हमने। फिर इसका समापन किया था मिट्ठा की खाड़ी जो कि जैसलमेर में स्थित है। इसके किनारे अगर हमने झील की बात की है तो झील का नाम मिलता है बुझ झील। और एक और इसके बारे में, इसकी जो लंबाई है वो कितनी की थी? 17 किलोमीटर। और ये अंत्य अपवाह की सबसे छोटी नदी है। कैसी नदी है? अंत्य अपवाह की सबसे छोटी नदी। तो आशा करता हूँ ये बात आप ध्यान में या समझ गए होंगे। हमने काकनी नदी के बारे में क्या क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है इसके उपनाम काकनी, मसूरदी या काकनी नदी भी बोलते हैं। जैसलमेर के कोटड़ा की पहाड़ियाँ या कोटड़ी की पहाड़ियों से इसका उद्गम है, मिट्ठा की खाड़ी में समाप्त होती है। इसके किनारे बुझ झील स्थित है और इसकी लंबाई है वो 17 किलोमीटर है, और ये सबसे छोटी नदी है, अंत्य अपवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी। लेकिन किसके संदर्भ में?
राजस्थान के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास नदी आ जाती है जिसका नाम मिलता है अंतः की एक और नदी है कांतली नदी। कांतली नदी के बारे में अगर हम डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करें तो सबसे पहला ही बिंदु आ जाता है। क्या आ जाता है? सबसे पहला ही बिंदु आ जाता है कि कांतली नदी का उद्गम कहाँ से होता है। क से ख से खंडेला की पहाड़ियाँ। क और ख लगभग मिलता जुलता ही नाम है। इस तरीके से आप इसको ध्यान में भी रख सकते हैं। हम लोग क्या बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं कि कांतली नदी का उद्गम है वो कहाँ से होता है। कांतली नदी का उद्गम है वो खंडेला की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? खंडेला की पहाड़ियाँ। सीकर से इसका उद्गम होता है। कहाँ से होता है? सीकर से कांतली नदी का उद्गम होता है। क्या होता है? खंडेला की पहाड़ियाँ, सीकर से कांतली नदी का उद्गम होता है। फिर अगर हम बात करें, क्या बात कर रहे हैं हम लोग? बात कर रहे हैं इसका बहाव क्षेत्र। बहाव क्षेत्र की बात करें तो ये 2 जिलों में बहती है। सीकर से निकलती है, सीकर, और सीकर के बाद इसका जो बहाव क्षेत्र आ जाता है वो आ जाता है झुंझुनू। वैसे ये चूरू जिले में नहीं बहती, क्योंकि एक बिंदु अपन पढ़ते हैं कि ऐसे जिले जहाँ पे कोई नदियाँ नहीं है, तो आंसर आ जाता था बीकानेर और चूरू। तो उस हिसाब से आप ध्यान में रखेंगे कि जो कांतली नदी है वो सीकर और झुंझुनू जिले में बहती है। कहाँ पे बहती है? सीकर और झुंझुनू जिले में बहती है। तो इस कांतली नदी का बहाव क्षेत्र क्या कहलाता है? इस यहाँ पे बहाव क्षेत्र है वो कहलाता है तोरावाटी कहलाता है। क्या कहलाता है? बहाव क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है। क्या कहलाता है? तोरावाटी कहलाता है। फिर अगला बिंदु बन जाता है कि तोरावाटी क्यों कहलाता है इसका बहाव क्षेत्र। क्या बिंदु बनता है? तोरावाटी ही क्यों कहलाता है। तो तोरावाटी ही क्यों कहलाता है, तो इसका तो आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पे जो प्राचीन काल में यहाँ पे तंवर राजपूतों का क्षेत्राधिकार था। क्या था? तंवर राजपूतों का क्षेत्राधिकार होने के कारण ये जो बहाव क्षेत्र है वो तोरावाटी कहलाता है। और इसका बहाव क्षेत्र किन 2 जिलों में फैला हुआ है? तो आंसर हो जाएगा सीकर और झुंझुनू जिलों में इसका विस्तार है। इसे क्या कहा जाता है? तोरावाटी कहलाता है। तोरावाटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो तंवर राजपूतों का क्षेत्राधिकार होने के कारण। फिर अगर हम बात करें कांतली नदी का नाम कांतली नदी ही क्यों पड़ा, क्या बिंदु आया है? कांतली नदी का नाम कांतली नदी ही क्यों पड़ा? तो कांतली नदी के नामकरण से रिलेटेड क्या है? क्योंकि यह मिट्टी का तेज कटाव के कारण मिट्टी का तेज कटाव करने के कारण तेज कटाव करेगी तो उसे क्या कहेंगे? के कारण कांतली नदी कहा गया। क्या कहा गया? कांतली नदी नाम पड़ा। तो आशा करता हूँ ये बिंदु आप समझ गए होंगे। सीधी सी भाषा में लिखा है कि कांतली नदी का नामकरण से रिलेटेड क्या है, बोलते उसका जो नाम किस तरीके से पड़ा है। तो ये ये नदी है वो मिट्टी का तेज कटाव करती है, इसी कारण से इसका जो नाम है वो कांतली नदी पड़ गया। कौन सी नदी पड़ गया? कांतली नदी पड़ गया। फिर अगर हम आगे देखें, क्या देखें? आगे देखें तो आगे हमारे पास जो है वो बिंदु आ जाता है कि इसके किनारे कौन कौन सी सभ्यताओं का विकास हुआ है। कौन सी नदी? कांतली नदी के किनारे कौन कौन सी सभ्यताओं का विकास हुआ है। तो कांतली नदी के किनारे अगर हम सभ्यताओं की बात करें तो वैसे कांतली नदी 2 जिलों में बहती है। एक तो हमने पढ़ रखा है सीकर जिले में, और एक ये बहती है झुंझुनू जिले में बहती है। किस जिले में बहती है? झुंझुनू जिले में बहती है। फिर अगर हम बात करें सीकर में तो सभ्यता आ जाती है, सबको पता ही होगा, गणेश्वर सभ्यता। कौन सी सभ्यता?
गणेश्वर सभ्यता आती है। गणेश्वर सभ्यता जो कि सीकर जिले में स्थित है, और ये नदी कौन सी है? कांतली नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे स्थित है, या कांतली नदी के किनारे अवस्थित है। एक और सभ्यता झुंझुनू में आती है जिसका नाम मिलता है सुनारी सभ्यता। कौन सी सभ्यता? सुनारी सभ्यता। सुनारी सभ्यता झुंझुनू जिले में स्थित है, और ये भी कांतली नदी के किनारे स्थित है। फिर अगर हम बात करें, वैसे तो ये मतलब क्या बोलेंगे उसको, ये इतिहास का विषय हो जाता है कि ये सभ्यता बोल तो इसमें किसकी प्रधानता है, तो ये हो जाएगी ताम्रयुगीन सभ्यता हो जाएगी। और ये सुनार है, लेकिन सोने का काम करता ही नहीं है। ये किसका काम करता है? ये करता है लोहे का काम करता है। तो ये ताम्रयुगीन हो जाएगा, और ये लोह युगीन हो जाएगा, या लोह युगीन कहलाएगा। तो आशा करता हूँ ये दो बिंदु भी आप समझ गए होंगे। क्या समझा है? अपन ने समझा है कि कांतली नदी के किनारे दो सभ्यता का विकास हुआ है। एक सभ्यता है गणेश्वर जो कि ताम्रयुगीन है, ये सीकर जिले में स्थित है। और दूसरा है झुंझुनू जिले में जिसका नाम मिलता है सुनारी सभ्यता, और ये लोह युगीन सभ्यता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट आती है जो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली अंत्य अफवाह की सबसे लंबी नदी, पूर्णतः राजस्थान में पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली अंतः अफवाह की सबसे लंबी नदी कहलाती है। सबसे लंबी नदी कहलाती है। कौन सी नदी कहलाती है? सबसे लंबी नदी कहलाती है, जिसका नाम मिलता है कांतली नदी। कौन सी नदी? कांतली नदी इसका नाम मिलता है। तो ये बिंदु आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है एक बार अगर हम रिपीट करने का प्रयास करें, तो सबसे पहले इसका उद्गम हमने किया है कहाँ से? खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से। इसका बहाव क्षेत्र सीकर और झुंझुनू क्या कहलाता है? तोरावाटी कहलाता है। क्षेत्राधिकार होने के कारण वह बात आप ध्यान में रखते ही, आपको ध्यान में है ही है, मिट्टी का तेज कटाव करती है, इसके कारण इसका नाम कांतली पड़ा। फिर इसके किनारे सभ्यताओं की बात करें तो सभ्यता एक का नाम मिलता है गणेश्वर सभ्यता, और एक का नाम मिलता है सुनारी सभ्यता। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली अंत अफवाह की सबसे लंबी नदी हो जाएगी। कौन सी नदी हो जाएगी? सबसे लंबी नदी है वो कांतली नदी हो जाएगी। तो आशा करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। तो चलिए वही हमारा रेगुलर वाला, क्या रेगुलर बोले तो एक मतलब एक तरीके से शॉर्ट में किस तरीके से इसको याद रखेंगे। तो वो कांतली नदी, इसका उद्गम हमने कहाँ से पढ़ा है? हमने पढ़ा है खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से इसका उद्गम होता है। कहाँ से होता है? उद्गम होता है खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर। फिर इसका बहाव है वो सीकर झुंझुनू में, और इसका बहाव क्षेत्र क्या कहलाता है? वो कहलाता है तोरावाटी। तोरावाटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि तंवर राजपूतों का क्षेत्राधिकार था। फिर इसका जो एक और बिंदु आता है वो शायद यहाँ पे लिखा नहीं है मेरे ख्याल से, नामकरण हो गया। फिर इसका मैं समापन इसका इम्पोर्टेंट हो जाता है। समापन की बात करें तो समापन के अंतर्गत इसका जो समापन होता है वो आता है सुलखानिया गांव झुंझुनू, या फिर झुंझुनू में इसका जो समापन है वो मंडेला की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? मंडेला की पहाड़ियों में इसका जो समापन है वो हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं, हाँ, तो इसका बहाव हो गया। फिर इसका समाप्त कहाँ पे हो जाएगी? ये हो जाएगी मंडेला की पहाड़ियाँ। फिर और इसके बारे में देखें तो नामकरण क्यों है? क्योंकि ये मिट्टी का तेज कटाव करती है। कैसे कटाव करती है? तेज कटाव करती है। फिर आगे अगर हम और देखने का प्रयास करें कांतली नदी के बारे में, इसके किनारे सभ्यता की देखें तो एक तो है गणेश्वर सभ्यता सीकर में, और सुनारी सभ्यता झुंझुनू में। और ये पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली, कौन सी बहने वाली? पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली अंत अफवाह की सबसे लंबी नदी है। तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास जो नदी आ जाती है वो आ जाती है साबी नदी। कौन सी नदी? साबी नदी आ जाती है। साबी नदी के बारे में अगर हम पढ़ना स्टार्ट करें तो सबसे पहला ही बिंदु आ जाता है, इसका उद्गम कहाँ से होता है। ये देखिए स है, स से याद रखेंगे सेवर। क्या याद रखेंगे? सेवर। जयपुर से इसका उद्गम होता है। कहाँ से? जयपुर से। सेवर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। कहाँ से उद्गम होता है? सेवर की पहाड़ियों से। याद क्या रखना है? स से साबी, स से सेवर, स से चाबी, स से सेवर। फिर अगर हम बात करें कि जो साबी नदी है इसका समापन कहाँ पे होता है, तो इसका जो समापन है वो हो जाता है नफजगढ़ झील। क्या नाम मिलता है? नफजगढ़ झील, हरियाणा में इसका समापन हो जाता है। इसका समापन होता है हरियाणा में। हरियाणा में भी झील कौन सी आ जाती है? नफजगढ़ झील में जाके इसका जो समापन है वो हो जाता है। तो अगर हम इसके अन्य नाम की बात करें तो इसे अन्य नाम मिलता है, साहिब से ही मिलता जुलता नाम है, साहिबी नदी भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? साहिबी नदी भी कहते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे 3 बातों के बारे में पढ़ा है। एक हमने पढ़ा है कि इसे साहिबी नदी इसका अन्य नाम है, इसका उद्गम है वो सेवर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, समापन होता है वो नफजगढ़ झील, हरियाणा में होता है। कहाँ पे होता है? हरियाणा में होता है। एक बिंदु यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? क्या लिखेंगे? हम लोग ये लिखेंगे कि यह राजस्थान से, राजस्थान में उद्गम इसका होता है, लेकिन ये कहाँ पे जाती है? हरियाणा को जाती है। राजस्थान से हरियाणा जाने वाली एकमात्र नदी है। वो लिखेंगे हम, बाद में लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका बहाव क्षेत्र आ जाता है। क्या आ जाता है? इसका बहाव क्षेत्र आ जाता है। तो अगर हम इसका बहाव देखें तो ये सबसे पहले कहाँ से निकलती है? ये निकलती है जयपुर में सेवर की पहाड़ियों से निकलती है। उसके बाद ये चली जाती है अलवर ज़िले में बहती है। अलवर ज़िले के बाद ये कहाँ चली जाती है? ये चली जाती है हरियाणा। हरियाणा के नफजगढ़ झील में जाके ताबी नदी का समापन हो जाता है। तो इसका बहाव क्षेत्र क्या हो जाएगा? बहाव क्षेत्र हो जाएगा जयपुर, उसके बाद अलवर और हरियाणा में बहती है। कहाँ पे बहती है? जयपुर, अलवर और हरियाणा में। तो उससे रिलेटेड ये अलवर ज़िले में बहती है। कहाँ पे बहती है? ये बहती है अलवर ज़िले में बहती है। अलवर ज़िले में बहती है तो इसका क्या हो जाएगा? यह अलवर ज़िले की सबसे बड़ी नदी है। यानी अलवर ज़िले की अगर कोई सबसे बड़ी नदी है तो वो कौन सी नदी हो जाएगी? वो हो जाएगी साबी नदी। कौन सी नदी? साबी नदी है वो अलवर ज़िले की सबसे बड़ी नदी है। तो आशा करता हूँ ये बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पे ध्यान रखना है, या जो इम्पोर्टेंट बात है वो हो जाएगी, कौन सी इम्पोर्टेंट बात हो जाएगी? ये इम्पोर्टेंट हो जाएगी, यह अलवर ज़िले की सबसे बड़ी नदी है या सबसे लंबी नदी है। फिर अगर हमारे पास बात करें, क्या बात करें, तो हमने एक बिंदु लिखा था, यहाँ एक बिंदु मैंने आपको बताया था कि राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो राजस्थान से हरियाणा जाती है। राजस्थान से हरियाणा जाने वाली, राजस्थान से हरियाणा जाने वाली एकमात्र नदी है। कौन सी नदी है? एकमात्र नदी है जिसका नाम हमने क्या, हम किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं? तो हम कर रहे हैं साबी नदी। कौन सी नदी? साबी नदी, या जिसे साहिबी नदी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? साहिबी नदी के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगर हम बात करें कि साबी नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है, तो इसका उद्गम जयपुर में होता है। तो जयपुर में एक सभ्यता पड़ती है जिसका नाम आता है, क्या नाम आता है? जोधपुरा सभ्यता। जोधपुरा जो सभ्यता है वो साबी नदी के किनारे बसी हुई थी। कौन सी नदी के किनारे बसी हुई है? साबी नदी के किनारे जोधपुरा सभ्यता का विकास हुआ था, उद्भव हुआ था, जो कि जयपुर जिले में स्थित है। नाम देखो, नाम है जोधपुरा, लेकिन कहाँ पे? ये जयपुर में। ये भी बहुत बार कंफ्यूज करता है, देख लो आप। फिर अगर हम देखें इसके बारे में अन्य फैक्ट, अन्य यानी ये वैसे इंपॉर्टेंट तो है नहीं है,
लेकिन लिख लीजिएगा कि जो मुगल काल में एक शासक आता है जिसका नाम आता है अकबर। अकबर ने इस नदी पर बांध बनाने का प्रयास किया। क्या किया? बांध बनाने का प्रयास किया। कैसा प्रयास किया है? बांध बनाने का प्रयास किया। तो ये बिंदु आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग साबी नदी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसका उद्गम हमने पढ़ा है सेवर की पहाड़ियाँ। फिर हमने पढ़ा है कि क्या पढ़ा है, कुछ भी पढ़ो नहीं यार, समापन है वो नफजगढ़ झील हरियाणा में इसका समापन हो जाता है। इसे साहिबी नदी के नाम से जाना जाता है। फिर अगर हम इसके बहाव क्षेत्र की बात करें तो बहाव क्षेत्र जयपुर हो जाएगा, अलवर हो जाएगा और हरियाणा में। और ये अलवर ज़िले की सबसे लंबी नदी है वो साबी नदी हो जाएगी। फिर अगर हम बात करें इसके किनारे, ये राजस्थान से हरियाणा जाने वाली एकमात्र नदी है। कौन सी नदी है? साबी नदी आती है। फिर अगर हम इसके किनारे सभ्यता की बात करें तो सभ्यता हो जाएगी जोधपुरा सभ्यता, जो कि जयपुर जिले में स्थित है। फिर अकबर ने क्या किया है? बांध बनाने का प्रयास किया है। तो ये बिंदु आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए एक बार वही हमारा पुराना पैटर्न नहीं छोड़ सकते। हम लोग पढ़ रहे हैं साबी नदी के बारे में पढ़ रहे। तो साबी नदी के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो साबी नदी का उद्गम हमने कहाँ से किया था? हमने किया था सेवर की पहाड़ियाँ। सेवर की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? जयपुर में। फिर हमने कहा इसका समापन है वो नफजगढ़ झील। नफजगढ़ झील कहाँ पे पड़ती है? हरियाणा में पड़ती है। फिर अगर हम साबी नदी के बारे में बात करें, राजस्थान से ये कहाँ पे बहती है? हरियाणा में बहती है। राजस्थान से हरियाणा जाने वाली एकमात्र नदी। इसका बहाव क्षेत्र है वो हो जाएगा, इसका बहाव क्षेत्र क्या हो जाएगा? इसका बहाव क्षेत्र है वो जयपुर, अलवर और उसके बाद हरियाणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हरियाणा। तो फिर ये अलवर ज़िले की सबसे बड़ी नदी है। अलवर ज़िले की सबसे बड़ी नदी भी कहलाएगी। इसके किनारे सभ्यता की बात करें तो सभ्यता कौन सी थी? जोधपुरा सभ्यता साबी नदी के किनारे स्थित है। और हमने क्या है यहाँ पे, एक अकबर ने क्या किया था? अकबर ने बांध बनाने का प्रयास किया था। तो शॉर्ट में इस तरीके से आप याद रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर ये शॉर्ट मेकिंग पैटर्न और ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना है, जो स्क्रीन के ऊपर आ रहा है उसको मान लो और चालू कर दो। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते। तो आगे जो अगली जो हमारे पास नदी आ जाती है वो आ जाती है, हाँ जी दोस्तों, तो हम लोग आगे पढ़ रहे थे रूपा रेल नदी। कौन सी नदी पढ़ रहे हैं अभी हम पढ़ने वाले हैं रूपा रेल नदी के बारे में पढ़ेंगे। तो रूपा रेल नदी के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये ध्यान होना चाहिए कि इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं। क्या है? इसके अन्य नामों की अगर हम बात करें तो इसे रूपनारायण नदी कहते हैं, लसावरी नदी कहते हैं, इसे वरा नदी। ये इसके 3 उपनाम हैं। कौन कौन से नाम मैंने बताए? एक नाम बताया है रूपनारायण नदी। कौन सी नदी? रूपनारायण नदी के नाम से रूपारेल नदी को जाना जाता है। अगर हम दूसरा इसका उपनाम की बात करें तो नाम आता है लसावरी नदी। क्या नाम आता है? नाम मिलता है लसावरी नदी के नाम से जाना जाता है रूपारेल नदी को। और तीसरी अगर हम बात करें तो इसे कहते हैं वराह नदी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? वराह नदी के नाम से जाना जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे 3 उपनामों की बात की है। एक की है रूपनारायण नदी, लसावरी नदी और वराह नदी। जैसे मैं आपको बता दूं कि एक इसी के जैसी मिलती जुलती एक नदी आती है जिसका नाम मिलता है रूपनगढ़। गढ़ यानी कोई मतलब एक प्रकार से कोई शहर वगैरह होगा। तो ये सलेमाबाद से निकलती है, और सांबर झील में जाके मिल जाती है। और रूपनगढ़ जो नदी है इसके किनारे जो निम्बार्क संप्रदाय आता है उसकी एक प्रमुख पीठ आती है। ये नदी और ये नदी दोनों क्या है? दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग नदियां हैं। तो हम लोगों ने बात की है रूपा रेल नदी के बारे में।
रूपारेल नदी है, ये अंत अपवा तंत्र की नदी आती है, जिसका उद्गम स्थल तो पता होता है, लेकिन समाप्ति स्थल लगभग मतलब इस तरीके से मान सकते हैं कि उसका समाप्ति स्थल ज़्यादातर पता नहीं होता। वहाँ जाती तो है लेकिन उससे पहले भी समाप्त हो सकती है। इसके उपनामों की हमने चर्चा की। उपनामों में रूपनारायण नदी, लसावरी नदी और वरा नदी, ये 3 इसके उपनाम हैं। अगला बिंदु अगर हम देखें तो हम देखते हैं रूपारेल नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो रूपारेल नदी का उद्गम रेल का उदय हुआ। रेल का उदय हुआ में क्या याद रखना है? रेल का उदय, भारत में रेल का उदय हुआ, यानी क्या क्या ध्यान रखेंगे? उदयनाथ की पहाड़ियाँ, उदयनाथ की पहाड़ियाँ, ये उदयनाथ की पहाड़ियाँ ये कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है थानागाजी अलवर। कहाँ पे? थानागाजी अलवर। अलवर जिले से जो रूपारेल नदी है उसका उद्गम होता है। तो हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है उदयनाथ की पहाड़ियाँ, थानागाजी अलवर से रूपारेल नदी का उद्गम होता है। अगला बिंदु हमारे पास आता है कि रूपारेल नदी का समापन कहाँ पे होता है। रूपारेल नदी का अगर हम समापन की बात करें तो ये इसका समापन होता है भरतपुर जिले में। कहाँ पे होता है? भरतपुर जिले में इसका समापन हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास आता है जो रूपारेल नदी है इसका स्थानीय नाम क्या है। रूपारेल नदी का स्थानीय नाम आता है वरा या बाराक बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं बारा, इसका है वो स्थानीय नाम मिलता है। अगर हम रूपारेल नदी के बहाव की बात करें तो यह राजस्थान के 2 जिलों में बहती है। कहाँ पे बहती है? राजस्थान के 2 जिलों में इसका बहाव क्षेत्र आता है। कौन कौन से? अलवर के थानागाजी से इसका उद्गम होता है और ये कहाँ जाके समाप्त हो जाती है? भरतपुर जिले में जाके समाप्त हो जाती है। तो इसका बहाव क्षेत्र कितने जिले हो गए? इसका बहाव क्षेत्र है वो 2 जिलों में आता है। कितने जिलों में? 2 जिलों में रूपारेल नदी का बहाव क्षेत्र है या 2 जिलों में बहती है। कौन कौन से? एक हो जाएगा अलवर और दूसरा हो जाएगा भरतपुर। फिर अगर हम बात करें, क्या बात करेंगे? अब भी तो बहुत बातें करनी है। हम बातें करें कि जो रूपारेल नदी है इसके किनारे कौन सी झील स्थित है। तो झील की बात करें तो 2 झील आती है। एक आती है मोती झील, जो कि कहाँ स्थित है? जो स्थित है भरतपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? भरतपुर में स्थित है। और इस मोती झील का एक उपनाम मिलता है। मोती झील को कहा जाता है भरतपुर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। और फिर अगर हम दूसरे झील या बांध की बात करें तो एक बांध आता है सीकरी बांध, जो कि रूपारेल नदी पे ही स्थित है। और ये सीकरी बांध ये भी कहाँ पड़ता है? ये भी पड़ता है भरतपुर में। कहाँ पड़ता है? भरतपुर में। तो हमने क्या क्या बातें की है? हमने बातें की है कि जो क्या नाम है इसका, जो रूपारेल नदी के किनारे झीलों की हम बात करें तो एक तो आती है मोती झील और एक आती है सिकरी बांध। फिर अगर हम बात करें कि इस जो रूपारेल नदी के किनारे कौन सा दुर्ग स्थित है, तो इसके किनारे जो दुर्ग आता है उसका नाम आता है लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर जिले में विस्तृत है। कहाँ स्थित है? ये कहाँ पर ये स्थित है? ये स्थित है भरतपुर जिले में। तो लिख लेते हैं कि जो लोहागढ़ दुर्ग है वो राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? भरतपुर जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है कि जो रूपारेल नदी है इसके किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ है। अगर हम रूपारेल नदी के किनारे सभ्यता की बात करें तो इसके किनारे एक सभ्यता आती है नौ सभ्यता। नोह करके नाम मिलता है। नौ सभ्यता ये स्थित है
भरतपुर जिले में इसका विस्तार है। यह भरतपुर जिले में फैली हुई है। यह भरतपुर जिले में स्थित है। कौन सी सभ्यता? नौह सभ्यता, जो कि कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ये नदी हो जाएगी रूपारेल नदी। तो आशा करता हूँ यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है रूपारेल नदी। रूपारेल नदी को रूपनारायण नदी के नाम से जाना जाता है, लसावरी नदी के नाम से, वराह के नाम से जाना जाता है। फिर अगर हम इसके उद्गम स्थल की बात करें तो उदयनाथ की पहाड़ियाँ, अलवर से इसका उद्गम होता है। और समापन की बात करें तो ये भरतपुर जिले में जाके समाप्त होती है। और अगर हम देखें तो इसका जो स्थानीय नाम आता है वो वरा आता है। क्या आता है? वरा आता है। फिर इसके बहाव क्षेत्र की बात करें तो इसके बहाव क्षेत्र में 2 जिले आते हैं। अलवर से निकलती है और भरतपुर में इसका समापन हो जाता है। फिर अगर हम बात करें कि इसके किनारे कौन सी झील है, एक हो जाएगा मोती झील और दूसरा हो जाएगा सीकरी बांध। मोती झील को भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। फिर अगर हम बात करें इसके किनारे कौन सा दुर्ग है तो आंसर हो जाएगा लोहागढ़ दुर्ग, जो कि भरतपुर जिले में है। फिर सभ्यता देखें तो सभ्यता आ जाएगी नौह सभ्यता, जो कि भरतपुर में है। कौन सी नदी के किनारे? रूपारेल नदी के किनारे स्थित है। वही हमारा रेगुलर वाला फॉर्मेट। आगे बढ़ते हैं तो एक बार टू द पॉइंट शॉर्ट में देखने का प्रयास करते हैं। क्या देखेंगे? हम लोग देखेंगे कि जो रूपारेल नदी है उसके बारे में क्या क्या फैक्ट बन सकते हैं, क्या क्या फैक्ट बन सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो रूपारेल नदी है, रूपारेल नदी की बात कर रहे हैं हम लोग। तो रूपारेल नदी के बारे में अगर हम फैक्ट की बात करें तो इसका सबसे बड़ा फैक्ट आता है कि इसका उद्गम हमने कहा था थानागाजी, उदयनाथ की पहाड़ियाँ, रेल का उदय हुआ अलवर में। फिर अगर हम समापन की बात करें, समापन हो जाएगा भरतपुर जिले में। और अगर हम इसके बारे में जानने का प्रयास करें तो इसका जो स्थानीय नाम आता है वो हमने कहा बारा। किसका? रूपारेल नदी का स्थानीय नाम बारा आता है। बहाव क्षेत्र देखिए तो इसका जो बहाव क्षेत्र आता है वो आता है अलवर भरतपुर। ये आपका टू द पॉइंट है, शॉर्ट नोट से। रूपारेल नदी का बहाव क्षेत्र अलवर और भरतपुर जिले में है। इसके किनारे हमने झील पढ़ी है, 2 झील, एक तो पढ़ी है मोती झील और एक हमने पढ़ा है सीकरी बांध। क्या पढ़ा है? सीकरी बांध। ये दोनों कहाँ स्थित है? भरतपुर में। किस नदी के किनारे? रूपारेल नदी के किनारे। फिर हमने बात की दुर्ग, तो लोहागढ़ दुर्ग रूपारेल नदी के किनारे स्थित है। और सभ्यता की बात की तो सभ्यता है नौह सभ्यता, जो कि भरतपुर जिले में स्थित है। लेकिन किस नदी के किनारे? रूपारेल नदी के किनारे बसी हुई है या फैली हुई है। चलिए दोस्तों, क्लास कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो क्या करना है, ये देख सकते हैं आप लोग, लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, एक और बात, ये हाँ जी दोस्तों, आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास एक नदी आती है जिसका नाम आता है रूपनगढ़। हमने पीछे जो पढ़ा है वो पढ़ा है रूपारेल नदी और ये है रूपनगढ़। तो रूपनगढ़, गढ़ यानी एक प्रकार से कोई गढ़ यानी कोई जगह है। क्या है? जगह है, कोई स्थान है, कोई एक प्रकार से इस स्थान की संभावना आती है। तो इसका उद्गम कहाँ से हो जाएगा? तो इसका उद्गम हो जाएगा सलेमाबाद अजमेर से। कहाँ से रूपनगढ़ नदी का उद्गम होता है? सलेमाबाद अजमेर से इसका उद्गम होता है। फिर अगर हम इसके समापन की बात करें तो जो रूपनगढ़ नदी है इसका समापन होता है वो होता है, कहाँ होता है? सांबर झील में। कौन सी झील में? सांबर झील में है जो इस नदी का है जो समापन हो जाता है। कौन सी नदी का? नदी आती है रूपनगढ़ नदी। कौन सी नदी? रूपनगढ़ नदी का उद्गम है वो हमने कहाँ बात की है? उद्गम इसकी बात की है सलेमाबाद अजमेर से इसका उद्गम होता है
और समापन होता है सांबर झील में। फिर अगर हम जो रूपनगढ़ नदी है इसके किनारे कौन सी पीठ स्थित है, तो पीठ आती है सलेमाबाद पीठ। सलेमाबाद जो पीठ है वो स्थित है। सलेमाबाद जो पीठ है वो किस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, इसकी अगर हम बात करें तो इसकी जो ये पीठ आती है वो आती है निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। कौन से संप्रदाय आता है, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। तो निम्बार्क संप्रदाय के बारे में थोड़ी बहुत नॉर्मल सी बातें एक बार देख लेते हैं। तो ये जो निम्बार्क संप्रदाय आता है इसके बारे में अगर हम देखने का प्रयास करें तो इसे कहते हैं हंस संप्रदाय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हंस संप्रदाय भी कहा जाता है। निम्बार्क संप्रदाय को हंस संप्रदाय को ही कहा जाता है भेदाभेद संप्रदाय। क्या कहते हैं, भेदाभेद संप्रदाय भी कहते हैं। यानी भेद होते हुए भी अभेद, मतलब ये देखिए भेद धन अभेद दोनों अलग होते हुए भी एक ही है। ये इसके किनारे स्थित है पीठ रूपनगढ़ नदी के किनारे स्थित है। रूपनगढ़ नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है, रूपनगढ़ नदी के किनारे स्थित है। कौन सी पीठ, सलेमाबाद पीठ। सलेमाबाद पीठ के बारे में क्या है, तो ये निम्बार्क संप्रदाय की पीठ है। इसे हंस संप्रदाय या भेदाभेद संप्रदाय, भेदाभेद का अर्थ होता है भेद, भेद यानी अलग होते हुए भी अभेद यानी अलग नहीं है। तो ये किसके बारे में, ये है सलेमाबाद पीठ के बारे में। तो जो रूपनगढ़ नदी है इसके बारे में हमारे पास ओनली 3 ही फैक्ट मिलते हैं। कितने फैक्ट मिलते हैं हमारे पास, केवल और केवल 3 ही फैक्ट मिलते हैं। तो क्या क्या फैक्ट मिलते हैं एक बार देख लेते हैं। एक तो इसका सबसे बड़ा पॉइंट आता है उद्गम कहाँ से होता है, सलेमाबाद से। समापन कहाँ पे होता है, सांबर से। इसके किनारे प्रमुख पीठ की बात करें तो वो आती है सलेमाबाद। सलेमाबाद किस संप्रदाय की है, निम्बार्क संप्रदाय। इसे किस नाम से जाना जाता है, हंस संप्रदाय, भेदाभेद संप्रदाय भी कहते हैं। तो चलिए वही हमारा एक बार वापस रिवीजन, जितना रिवीजन होगा उतनी चीज़ें ज़्यादा याद रहती है। क्या रहती है, जितना रिवीजन होगा उतनी चीज़ें है वो ज़्यादा याद रहती है। हम पढ़ रहे हैं रूपनगढ़ नदी। कौन सी नदी पढ़ रहे हैं, रूपनगढ़ नदी पढ़ रहे हैं। तो रूपनगढ़ नदी के बारे में हमारे पास केवल और केवल 3 फैक्ट। एक आता है ये सलेमाबाद अजमेर से इसका उद्गम होता है। कहाँ से होता है, सलेमाबाद अजमेर से उद्गम सांबर झील में जाके मिल जाती है। और इसके किनारे सलेमाबाद जो पीठ स्थित है, सलेमाबाद पीठ किसकी पीठ है, ये पीठ है निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास आता है, आगे बढ़ते तो हमारे पास जो नदी आती है वो आती है मेंथा नदी। कौन सी नदी आती है, मेंथा नदी। मेंथा नदी की बात करें तो इसके अन्य नामों में, इसके जो अन्य नाम आते हैं वो आते हैं, इसे कहते हैं मेंढा नदी, मथई नदी या मदा नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं इसके अन्य नाम। इसके अन्य नाम में अगर हम बात करें, मेंथा से कहीं कहीं पे लिखा मिल जाता है मेंढा नदी। कौन सी नदी, मेंढा नदी। और अगर हम और इसके उपनामों की बात करें तो इसका उपनाम आता है, एक आता है कहीं कहीं पे मिल जाता है मथई नदी के नाम से भी मेंथा नदी को ही जाना जाता है। या इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मदा नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि मेंढा नदी, मथई नदी या मदा नदी कौन सी है, तो हो जाएगा वो मेंथा नदी के बारे में एग्जामिनर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो फिर हमारा जो मेंथा नदी है हमारी, उसका अगर हम उद्गम की बात करें, म से मेंथा, म से मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ, मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ, जो कि स्थित है कहाँ पे, ये स्थित है जयपुर जिले में स्थित है। मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ जयपुर से
मेंथा नदी का उद्गम होता है। कहाँ से होता है? मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ, जयपुर से मेंथा नदी का उद्गम होता है। फिर अगर हम बात करें कि मेंथा नदी का समापन है वो सांबर झील में होता है। कहाँ पे होता है? सांबर झील में जो मेंथा नदी है उसका समापन होता है। अगर हम आगे बढ़े तो इसके बारे में और क्या क्या जो फैक्ट बन सकते हैं वो बनते हैं। एक बनता है लुणवार तीर्थ। ये लुणवार तीर्थ कौन सी नदी के किनारे स्थित है? किनारे किसके किनारे स्थित है? तो आंसर हो जाएगा मेंथा नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? मेंथा नदी के किनारे स्थित है। लुणवार तीर्थ कहाँ स्थित है? कहाँ से क्वेश्चन बन जाए, मतलब जो अपना जो आर्ट एंड कल्चर जो स्मारक है, जो धार्मिक स्थल है, उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछ जाए तो वहाँ से केवल स्थान से क्वेश्चन बनता है। जो लुणवा तीर्थ है इसका स्थान आता है तो वो आता है नागौर में स्थित है। कहाँ स्थित है? नागौर में लुणवा तीर्थ स्थित है। फिर अगर इससे जो मेंथा नदी से क्वेश्चन पूछे कि सर्वाधिक लवण आपूर्ति, जो सर्वाधिक लवण की आपूर्ति है वो कौन सी नदी करती है? सर्वाधिक लवण आपूर्ति कौन सी नदी करती है? तो आंसर हो जाएगा मेंथा नदी। मेंथा नदी कहाँ करती है सर्वाधिक लवण की आपूर्ति? तो आंसर हो जाएगा सांबर झील में। तो इसकी शब्दावली क्या बन जाएगी? इसकी शब्दावली बन जाएगी सांबर झील में सर्वाधिक लवण की आपूर्ति करने वाली नदी। जो लवण होता है सांबर झील में, जो सर्वाधिक नमक है, जो नमकीन है, जो खारापन है, उसके सर्वाधिक आपूर्ति करने वाली अगर कोई नदी है तो वो आती है मेंथा नदी। कौन सी नदी? मेंथा नदी। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा मेंथा नदी। तो हमने क्या बात की है? हमने अभी तक बात की है कि जो लुणवा तीर्थ है, कौन सा तीर्थ है? लुणवा तीर्थ मेंथा नदी के किनारे स्थित है और ये नागौर जिले में स्थित है। और फिर अगर हम बात करें सर्वाधिक लवण आपूर्ति करने वाली नदी तो हो जाएगा मेंथा नदी। कहाँ लवण की आपूर्ति सर्वाधिक करती है? सांबर झील में करती है। तो इसकी जो शब्दावली बनेगी वो क्या बनेगी? वो बनेगी सांबर झील में सर्वाधिक लवण की आपूर्ति करने वाली नदी मेंथा नदी। कौन सी नदी? मेंथा नदी। तो आशा करता हूँ यहाँ तक समझ गए होंगे। तो वही हमारा रेगुलर मतलब ये तो हमारा पासवर्ड है, इसके बारे में कोई किसी को नहीं बताएगा कि हम लोग किस तरीके से याद करते हैं। नहीं, सबको बताना है। मैं मजाक कर रहा हूँ। मेंथा नदी, हम लोग मेंथा नदी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मेंथा नदी के हमने सबसे पहले क्या क्या पढ़े हैं? हमने इसके पढ़े हैं उपनाम। एक तो इसे कहा जाता है मेंढा नदी कहा जाता है, इसे कहा जाता है मथाई नदी भी कहा जाता है या मदा नदी भी कहा जाता है। फिर इसका उद्गम की बात करें, म से मेंथा, म से मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ। मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? ये स्थित है जयपुर जिले में। फिर अगर हम बात करें इसके जो समापन है मेंथा नदी का, वो हो जाएगा सांबर झील में। कहाँ हो जाएगा? सांबर झील में इसका समापन हो जाएगा। इसके किनारे कौन सा तीर्थ है? लुणवा तीर्थ है। कौन सा तीर्थ है? लुणवा तीर्थ। लुणवा तीर्थ नागौर जिले में है, लेकिन कौन सी नदी के किनारे? मेंथा नदी के किनारे स्थित है। फिर सांबर झील में सर्वाधिक लवण की आपूर्ति करने वाली नदी, सांबर झील में सर्वाधिक लवण आपूर्ति कौन सी नदी करती है? तो आंसर हो जाएगा हमारे पास मेंथा नदी करती है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। समझ गए ना? हाँ भाई, समझना तो पड़ेगा, नहीं तो। हाँ जी दोस्तों, तो हम लोग पढ़ रहे हैं अन्य अंतः अपवाह तंत्र की नदियाँ या अन्य अपवाह तंत्र की नदियाँ पढ़ रहे थे। तो इसके अंतर्गत जो हमारे पास जो अन्य नदियाँ आती है वो हम पढ़ेंगे, जिसमें है जो केवल वो नदी किस जिले से संबंधित है, केवल इतना ही क्वेश्चन बनता है। या बनता है कि ये नदी किस अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती है, तो वो हो जाएगा अंतः अपवाह तंत्र या आंतरिक अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती है। तो हमारे पास जो पहली नदी आती है वो आती है सागरमती नदी। जो सागरमती
एक एक नदी आती है साबरमती। कौन सी नदी आती है? साबरमती नदी। जो साबरमती नदी आती है वो आती है अरब सागरीय अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती है। लेकिन जो सागरमती नदी है वो अजमेर जिले से संबंधित है। किस जिले से? अजमेर जिले से संबंधित है और ये अंतः अपवाह तंत्र की नदियां हैं या नदी हैं। रोहिली नदी, रोहिली नदी की बात करें तो ये जैसलमेर जिले में बहने वाली अंतः अपवाह तंत्र की नदी है। आगे बढ़ते तो हमारे पास जो नदी आती है वो आती है जोजरी। देखो, ज से जोजरी, ज से जोधपुर जिले की नदी है। कौन सी नदी में, कौन से जिले की? जोधपुर। और ये अंतः अपवाह तंत्र की नदी है। निमड़ा नदी, निमड़ा नदी है जो बाड़मेर जिले की नदी है। फिर अगर हम बात करें कि मुकुंद नदी, मुकुंद जो नदी है, मुकुंद नदी का संबंध आता है भरतपुर जिले से। कौन से जिले से? भरतपुर जिले से। और इसके किनारे एक बांध आता है बारेण बांध, वो भी मुकुंद नदी के किनारे ही स्थित है। और एक आता है दिल जलप्रपात जो कि मुकुंद नदी के किनारे या मुकुंद नदी पर स्थित एक जलप्रपात है। कैसा प्रपात है? मुकुंद नदी के किनारे एक स्थित जलप्रपात है। तो हमने क्या क्या बातें की है? हमने बात की है कि जो सागरमती नदी है वो अजमेर जिले की प्रमुख नदी है। रोहिली नदी जैसलमेर जिले की प्रमुख नदी है। जोजरी, जो से जोजरी, जो से जोधपुर, निमड़ा बाड़मेर, मुकुंद भरतपुर, बारेन बांध, दीर जलप्रपात मुकुंद नदी पे स्थित है। कौन सी नदी पे? मुकुंद नदी पे स्थित है। आगे बढ़ते तो हमारे पास एक पॉइंट आता है वैदिक कालीन। वैदिक यानी जिसका उल्लेख कहाँ मिलेगा? वेदों में। वेद यानी ऋग्वेद में। ऋग्वेद में जिस नदी का उल्लेख मिलता है वो नदी आती है घग्गर नदी, या जिसे हम जो कि सरस्वती नदी भी कहते हैं। कौन सी नदी कहते हैं? सरस्वती नदी भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास एक इससे मिलता जुलता ही है महाभारत। महाभारत में किसका उल्लेख आता है? महाभारत में आता है अर्जुन का उल्लेख आता है। और अर्जुन की गंगा के नाम से जिस नदी को जाना जाता है वो जाना जाता है बाण गंगा नदी को जाना जाता है। किस नदी को? बाण गंगा नदी को जाना जाता है। तो हमारा जो क्वेश्चन बनता है कि वैदिक कालीन नदी कौन सी है, तो वो हो जाएगा घग्गर नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? वैदिक कालीन नदी घग्गर, या जिसे सरस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता था। महाभारत कालीन नदी की बात करें तो आंसर हो जाएगा बाण गंगा नदी। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है, कौन सा? आंतरिक अपवाह तंत्र का जो टॉपिक है वो यहीं पे आज समाप्त होता है। अगर आप क्लास की अगर लिंक प्राप्त करना चाहते हैं कि अपलोड हुई है या नहीं, प्लस इसके साथ साथ लिंक और पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है। कौन सा चैनल है? टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ फ्री में अवेलेबल मिलती है। और अगर जानना चाहते हैं तो यहाँ पे जो एक टेक्स्ट चल रहा है उसको भी आप देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद, बाय बाय।